नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं दिसंबर 2022 जो बीएमआरएस का पेपर हुआ था उस पेपर में भी स्टैटिस्टिक्स का जो पार्ट है उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा का सारा मेमोरी बेस्ड है, इसलिए क्वेश्चंस में, आंसर्स में, ओपिनियंस में ये सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं। हमने हमारी बेस्ट कोशिश की है कि जहाँ तक जितना वेरीफाई हो सकता है उस पूरे क्वेश्चन पेपर को वैसा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आप सबको ध्यान रखना है। हो सकता है अगर आप में से किसी का ये हो कि भाई ये क्वेश्चंस नहीं आया तो ठीक है, वो चेंज हो सकता है। इसीलिए आप सब ध्यान रखेंगे, क्वेश्चंस जैसा मेमोरी बेस्ड बन करके आया है उसके हिसाब से आपको हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी की सारी इंफॉर्मेशंस वीएसआई के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जहां पर आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन पीडीएफ और क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है पीडीएफ फॉर्मेट वो आपको मिल जाएगा। और सीए के रिगार्डिंग और भी कोई इंफॉर्मेशंस जिसमें आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल सके वो आप वीएसआई का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से वहां पर जुड़ करके इस वीडियो को देख सकते हैं और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुड़ करके सारी इंफॉर्मेशंस को ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस पेपर पर जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो स्टैट्स के हैं। तो स्टैट्स में जो 40 क्वेश्चंस आए उनको हम लोगों ने चैप्टर वाइज अरेंज किया हुआ है और उस चैप्टर वाइज हम लोग इस यहाँ पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस, ओपिनियंस, आंसर ये सब अपनी अपनी जगह पर है। आप सबको अपना कॉन्फिडेंस कैसे रखना होता है, क्योंकि आप सब ने इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि सब लोगों ने बताया कि मैक्सिमम स्टूडेंट ने ये रिकमेंड बताया कि हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। यस, पेपर वाकई अच्छा था और इस पेपर के अच्छे होने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले हुआ सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन। इस टॉपिक्स पर मैक्सिमम क्वेश्चंस हमारे पास बनते हुए दिखे। यस, सबसे पहले स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा, इनके क्वेश्चंस पर हम बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हालांकि ये इस ऑर्डर में क्वेश्चंस नहीं थे, ये हमने आपको पीडीएफ में अरेंज करके दिखाया है, क्योंकि 1 to 60 जो क्वेश्चन बनते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग के बनते हैं, उसी के हिसाब से 61 से 100 तक ये क्वेश्चन स्टैट्स के वो अरेंज किए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स ऑफ प्राइमरी डाटा। जब प्राइमरी डाटा इसकी बात आती है तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड को नहीं लेते, रिसर्च आर्टिकल्स लिया जाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, जर्नल्स नहीं लिया जाता। क्वेश्चनरीज फाइल्ड बाय इनोवेटर्स, जब प्रगणक जो लेकर के आते हैं डेटा उसको भी लिया जाता है। तो यहां पर हमारे हिसाब से जो आंसर बनना चाहिए वो बनना चाहिए क्वेश्चनरीज फाइल्ड बाय इनोवेटर्स। ये आपके पास सोर्स बन जाएगा प्राइमरी डाटा का। ठीक है, विच इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द टेबल प्रोवाइड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रो। मुझे लगता है आईसीआई मॉड्यूल में बहुत साफ साफ लिखा है कि रो को जो डिस्क्राइब करता है वो क्या है हमारे पास, स्टब। यस, एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया 63, द सुटेबल फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल इज। यस, सबसे बड़ी बात ये वैसे स्टर्जर रूल्स हैं, स्टर्जर रूल्स। यस, स्टर्जर रूल्स से ये क्वेश्चंस बनकर के आया है, आईसीआई मॉड्यूल में नहीं है। ठीक है ना, लेकिन अगर हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पता है तो हम इससे क्लास इंटरवल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पर बेस्ट ऑप्शन जो गया इसका आंसर सी, मतलब डिफरेंट तरह का क्वेश्चंस। यस, तो आपने को ध्यान में है आईसीआई के एक ट्रेंड में है कि 3-4 तरह के अलग अलग क्वेश्चंस वो हमेशा देता है स्टैट्स में, तो वो क्वेश्चंस इस बार भी है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, ओजाई फॉर मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशंस इंटरसेक्ट एट। हम सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, मीडियन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए इस बार के जो पैटर्न्स में जो क्वेश्चंस आए, फर्स्ट 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन आए फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स से, डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा से। ठीक है, तो ये अपने को ये ध्यान में रखना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आ रहा है। चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चंस बना है वो बना है मीन का, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी से। मीन दिया हुआ है, मोड दिया हुआ है, जेड बराबर क्या होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो जेड आपके पास 7 है और मीडियन मिसिंग है, और मीन कितना भैया, मीन है 10। तो आप देखिए आपको मीडियन की वैल्यू निकालनी है, तो यहां पर हुआ 7 + 20 और ये 3 मीडियन। तो 3 मीडियन बराबर कितना आ गया, ये आ गया 27। तो मीडियन इज 27/3। यस, आंसर इज फाइनल 9 और आंसर अवेलेबल है। यस, तो आंसर आपके पास आ गया, मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इफ द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ सीवी इज 30, स्टैंडर्ड डेविएशन आर 12 एंड द अर्थमेटिक मीन। हम सब जानते हैं सीवी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन
अपॉन अर्थमेटिक मीन इंटू 100, ये कितना है 30, स्टैंडर्ड डिवीजन 12 और ये अर्थमेटिक मीन मिसिंग है और इंटू 100। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को अर्थमेटिक मीन बराबर 1200 अपॉन 30 ये करना पड़ेगा। तो 1200 डिवाइड 30, यहां पर अर्थमेटिक मीन आता हुआ दिखाई दिया 40 और आंसर्स में अवेलेबल है, मतलब कोई मुश्किल नहीं बना, क्वेश्चंस बहुत सिंपल सा था और क्वेश्चन आराम से आपने कर लिया। यस, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या बोला है, इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन आर, जो सारे ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है तो मीन डेविएशन है, तो मीन डेविएशन है, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन नहीं है, तो ए और बी पॉसिबल हुए फर्स्ट हाफ के हिसाब से। इज बेस्ड ऑन द सेंट्रल 50%, तो सेंट्रल 50% का जिक्र कहां आता है, क्यूडी के अंदर। हम सब जानते हैं क्यूडी को जब आप बोला जाता है तो क्यूडी के अंदर हम क्या बोलते हैं, क्यूडी को बोला जाता है Q1 और Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, मतलब सेंट्रल 50% ऑब्जर्वेशन का यूज किस में देखा गया, क्यूडी में देखा गया, और सारे ऑब्जर्वेशन का यूज किस में देखा गया, मीन डेविएशन में। तो आपके पास सुटेबल आंसर बना इसका मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशंस। यस, द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज गिवन, आपको x और y की रिलेशनशिप गिवन है, 4x माइनस 10y इज 20। इफ द मीडियन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल ऑफ x, मीडियन दिया हुआ है x का कितना 10, और हम जानते हैं मीडियन क्या होता है, ओरिजिन स्केल की प्रॉपर्टी से इफेक्ट होता है, हमें क्या करना है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है भाई, 4 इंटू 10 माइनस 10, मीडियन ऑफ y इज 20। तो मेरे पास क्या बना, माइनस 10y मीडियन y, और ये 20 है, ये 40 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 20, तो y बराबर, मीडियन ऑफ y बराबर, ये मेरे पास आ गया 20 अपॉन 10 मतलब 2। यस, आंसर इज फाइनल, मतलब आंसर अवेलेबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, क्वेश्चंस बहुत इजी वाले आए हैं यहाँ पर, तो ये हम सबको समझ में आना चाहिए कि ट्रेंड किस तरह का था क्वेश्चंस का, और क्वेश्चंस बहुत इजी बने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, इसमें से डिस्पर्शन कौन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्पर्शन है, मीन डेविएशन है, रेंज है, कॉन्करेंट डेविएशंस मेथड ये किस में आता है भाई, ये आता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करने के लिए। इसका मतलब इसको हटा दीजिए, आपका आंसर आ गया ये। फिर आया मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। यस, आपको ध्यान हो तो ये चीज हम कई बार आपको बताते रहे हैं कि ये वाली वैल्यू मिनिमम कब आती है, ये जब डेविएशन मीडियन से लिया जाता है। जब डेविएशन आप किससे लेते हैं, मीडियन से लेते हैं, तो ये आपके पास क्या हो जाता है, जिसके लिए हम बोलते हैं सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, मीन डेविएशन इज मिनिमम व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन, तो आपका आंसर क्या बन गया, मीडियन। मतलब आप देख रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन में जो क्वेश्चंस आए हैं बहुत हैवी कैलकुलेशंस पे नहीं आए हैं, बेसिक क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पर पूछे गए हैं, तो इन बेसिक क्वेश्चंस के साथ साथ हम चल रहे हैं, तो ये बेसिक क्वेश्चंस आपके पास सारे के सारे आते जा रहे हैं, तो ये हमारे को ध्यान में रहना चाहिए। चलिए, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस क्या आया भाई, उसके बाद क्वेश्चन आया द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। आपको इस बार क्या करना है, मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले आपके पास है 35, उसके बाद 42, फिर उसके बाद 51 और 56, दो नंबर और निकल गए। उसके बाद बात करें तो 67, उसके बाद बात करते हैं 72 और 72 टू टाइम, 72 और 72 टू टाइम, फिर आया 81, 81 और 85, फिर आया 92। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मीडियन निकालना है तो 10 प्लस 1/2 टर्म, तो ये आया 5.5 टर्म। तो 5.5 का मतलब 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 66 7 प्लस 72 अपॉन 2, तो क्या हुआ भाई 67 प्लस 72 डिवाइड 2, तो ये आ गया 69.5। यस, आंसर अवेलेबल है 69.5। यस, तो क्वेश्चंस बहुत इजी था, ये भी हमारे पास सिंपल
लेकिन ये बात हम सबको समझ में आती है कि पढ़ते समय हमारे को कई बार लगता है कि मीन मीडियन मोड जैसे इजी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं क्या, तो ये चीज अपने को समझ में आनी चाहिए कि क्वेश्चंस किसी भी तरह का हो आपको उसके लिए रेडी रहना जरूरी होता है, और ये सब क्वेश्चंस बहुत इजी आए। इफ द सम ऑफ स्क्वायर का मतलब समेशन एक्स स्क्वायर मिल गया 3390, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n मिल गया 30, एंड स्टैंडर्ड डिविजन्स मिल गया आपके पास कितना, ये 7 मिल गया। व्हाट इज द मीन वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला आपके पास कौन सा वाला आया, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। यस, तो ये 7 और यहां पर आ गया 3390 अपॉन 30 माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं 49, 3390 अपॉन 30 माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो जरा अरेंज कर देते हैं एक्स बार का स्क्वायर और यहां पर 3390 डिवाइड 30, तो यह आया 113 माइनस 49, तो यह आ गया 64। तो मीन आपके पास कितना आ गया, मीन आ गया भैया 8। यस, और आंसर में अवेलेबल है। यस, तो आंसर अवेलेबल से हमारे पास, तो इसका मतलब ये क्वेश्चंस भी बहुत इजी आया हमारे पास निकल करके। फिर 72 के बाद 73 पर चलते हैं। द मीन ऑफ 50 ऑब्जर्वेशन इज 36। फॉर्मूला लगाइए, एवरेज दिया कितने का दिया भैया, 50 का दिया, तो 50 का जो टोटल है वो कितना निकल करके आया। सबसे पहले तो ये देखिए 50 इंटू 36, तो 50 इंटू 36 कर देते हैं हम, 50 इंटू 36, तो ये निकल करके आ गया 1800। अब आपसे क्या बोल रहा है, आपने कहा इफ टू ऑब्जर्वेशन आर टू एक्सक्लूड, तो इन दो को माइनस कर दीजिए, इन दोनों को माइनस करेंगे, 30 को माइनस किया, फिर 42 को माइनस किया, तो यह आया 1728। तो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन का मीन पूछ रहा है, तो 48 का मीन निकालना आपको, 1728 अपॉन 48। ठीक है, रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन विल बी द मीन ऑफ, तो आपके पास देते हैं इसमें कितने, 48 से, ओहो नो चेंज, 36 का 36 ही रहा भैया आंसर कितना रहा, 36। यस, तो आंसर आपको ध्यान में आ गया, 36 का 36 ही रहा, कोई चेंज नहीं हुआ। ये सारे क्वेश्चन किसके चल रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के। चलिए अगला क्वेश्चन, इफ द वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x इज 17, वेरिएंस ऑफ x इज 17 दिया हुआ है, और यहां हमारी शॉर्टकट वाली प्रॉपर्टी का यूज हमें करना था, देन व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ y। ठीक है, और हमें कैसे निकालना है, वेरिएंस ऑफ x, और x का जो कोफिशिएंट होता है उसका स्क्वायर कर देना होता है। तो वेरिएंस ऑफ x 17 है, और x का कोफिशिएंट कितना भैया, x का कोफिशिएंट है 2। यस, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू 17, ये हमारे पास कितना आ गया, 68। यस, तो ये बड़े अच्छे वाले शॉर्टकट्स के साथ ये सारे के सारे क्वेश्चंस क्लासरूम में भी हम लोग ने कई बार कराए हैं, और बहुत इजी सारे के सारे क्वेश्चंस यहां पर आए हैं। यस, इफ द वेरिएंस ऑफ गिवन डाटा इज 12, वेरिएंस दिया हुआ है, ध्यान से समझना, वेरिएंस 12 है, इसका मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन कितना हो गया भैया, √12। सॉल्व करने का जरूरत नहीं होता इस समय, एंड देयर मीन वैल्यू इज, अर्थमेटिक मीन आपके पास है 40। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, देखिए सीवी पर फिर क्वेश्चन आ गया, √12 अपॉन 40 इंटू 100। अब आप चाहें तो 12 का अंडर ले ले, 3.46 इंटू 100 करेंगे, तो ये आया आपके पास 346.410, और सीधा सीधा इसमें डिवाइड 40 कर दिया मैंने, तो ये आया 8.66, मतलब 8.66%, मतलब आंसर क्या गया, 8.65%। यस, तो आंसर इज फाइनल 8.65%। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जहां पर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, और सीधे सीधे क्वेश्चंस और आंसर्स आपके पास दिए हुए हैं। ठीक है, यस, उसके बाद हम बात करते हैं 75 के बाद, 76 और 77, इन ए गिवन सेट ऑफ ऑल डाटा आर सेम। ओहो, सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, सारे ऑब्जर्वेशन सेम होता है तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या होता है, 0 होता है भाई। यस,
ध्यान से समझना, क्योंकि ये मीन मीडियन मोड की प्रॉपर्टी नहीं है, डिस्पर्शन की प्रॉपर्टी है। डिस्पर्शन की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल। अगर ऑब्जर्वेशन होंगे तो जीरो हो जाएगा डिस्पर्शन, स्टैंडर्ड डिवीजन जीरो हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डिवीजन जीरो हो गया तो वेरिएंस क्या हो जाएगा, वेरिएंस भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर है, तो जीरो आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहां पर नंबर भी देखिए, और ये सारे क्वेश्चन किसके चल रहे हैं, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के चल रहे हैं। फिर आइए, इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5, अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है 5 और ज्योमेट्रिकल मीन आपके पास है 4। टू नंबर्स, सबसे बड़ी बात ये टू नंबर्स की बात है। टू नंबर के लिए फॉर्मूला होता है जीएम का स्क्वायर बराबर एम इंटू एच एम, एम इंटू एच एम। तो जीएम आपका हो गया 4 का स्क्वायर, एम हो गया 5 और एच एम आपको कैलकुलेट करना भाई। तो एच एम बराबर कितना आ गया, 16/5, 16/5, 16 डिवाइड 5, 3.2, यस 3.2, यस। तो आंसर इज फाइनल 3.2, ये भी आंसर अवेलेबल था। ठीक है, मतलब आपने देखा ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसके आए, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के। चलिए अभी भी सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे पास। यहां पर बोला द एवरेज एज ऑफ 15 स्टूडेंट इन ए क्लास इज 9 ईयर। 9 ईयर है कितने स्टूडेंट का, 15 स्टूडेंट का एवरेज आपके पास आया है। तो टोटल कितना आ गया भैया 15 का, तो 15 इंटू 9, तो 15 इंटू 9 की अब बात करेंगे तो ये आ गया अपने पास 135। अब इसके बाद बोला आउट ऑफ देम द एवरेज एज ऑफ 5 स्टूडेंट, इसमें से जो 5 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज है 13 ईयर। ठीक है, 5 स्टूडेंट का एवरेज एज है 13 ईयर। तो 5 स्टूडेंट का हिसाब किताब हमारे पास आ गया 5 इंटू 13, 65। उसके बाद बोला दैट 8 स्टूडेंट का है 5 ईयर, 8 स्टूडेंट का है 5 ईयर। तो 8 स्टूडेंट का जो टोटल है वो कितना आया हमारे पास, ये आया 40। और व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 स्टूडेंट, टोटल नहीं पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है उन दोनों का भी। तो आप देखिए इन 13 का जो हिसाब किताब है वो कितना निकल करके आया, वो आया 105। ठीक है, तो x15 में से समेशन x13 माइनस कर दीजिए, तो 135 माइनस 105, तो ये आया 30। ठीक है, अब चूंकि एवरेज निकालना है रिमेनिंग 2 का, यहां पर भी एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए क्या करूं, 2 से डिवाइड कर दूं। कितना आ गया आंसर, 15 ईयर। यस, आंसर इज फाइनल 15 ईयर्स। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस किसके थे भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन थे सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन के सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके पास आ गए। चलिए अब इसके बाद यहां से ट्रैक बदला, प्रोबेबिलिटी पर चलते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कैसा था, सपोज ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट विद प्रोबेबिलिटी P इज नॉट इक्वल टू 0 और PB इज नॉट इक्वल टू 0। अपन जानते हैं ए और बी इंडिपेंडेंट है। इसका कॉम्प्लीमेंट आपको दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स बात कर रहा है। अगर इंडिपेंडेंट है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, सिंपल सी बात थी। बाकी सब तो पॉसिबल था, ए इंटरसेक्शन बी बराबर P इंटू PB, ये तो पॉसिबल था। ए सच दैट बी, इंडिपेंडेंट में क्या होता है, PA होता है, और A डैश इंटरसेक्शन B डैश, मतलब इनका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होता है, वो भी मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो आपके पास जो कौन सा नहीं होगा वो होगा फॉल्स स्टेटमेंट इज C। मतलब इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दुनिया में कभी भी साथ नहीं हो सकती, यही हमारे को समझना होता है। द थ्योरम ऑफ कंपाउंड, अंडरलाइन करना चाहिए था, कंपाउंड प्रॉपर्टी की बात कर रहा है। कंपाउंड प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर PA इंटू बी सच दैट ए, या PB इंटू ए सच दैट बी। बस इतना सा ध्यान रखना था। तो आंसर अवेलेबल है आपके पास, तो इस आंसर को आपको सेलिब्रेट करना था, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि दूसरा यूनियन का है, तीसरा इंडिपेंडेंट का है, और तीसरा चौथा भी आपके पास इंडिपेंडेंट का हो सकता है, ए यूनियन बी बराबर PA प्लस PB माइनस इंटरसेक्शन। तो आपके पास सीधा जो थ्योरम है वो क्या है, थ्योरम ए इंटरसेक्शन बी बराबर PA इंटू बी सच दैट ए। यस, तो प्रोबेबिलिटी के दोनों क्वेश्चंस इजी आए। यस, और भी क्वेश्चंस है हमारे पास प्रोबेबिलिटी के। ए मशीन इज मेड ऑफ 2 पार्ट्स A एंड B, द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ ईच पार्ट्स, डिफेक्ट
डिफेक्ट के लिए आपके पास है, देखिए डिफेक्ट के लिए आपके पास है, डिफेक्ट के लिए आपके पास है, ये डिफेक्ट की है। व्हाट इज द प्रॉपर्टी दैट असेंबल्ड पार्ट विल नॉट हैव एनी डिफेक्ट? तो भैया क्या, इस डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो ना होने की प्रॉपर्टी ले लो, बस इतना सा काम करना था आपको। तो वन में से माइनस करो जरा, 1 माइनस 0.08 और 1 माइनस 0.05, तो 1 माइनस किया 1 माइनस 0.08, तो ये आया 0.92, और यहां पर आ गया 1 माइनस 0.05, यह आया 0.95। अब इस 0.95 इंटू 0.92 मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया आंसर? 0.874। यस, आंसर है। मतलब अपने पास नो डिफेक्टिव का क्वेश्चन आया, जस्ट रिवर्स। अगर आप यहां पर कॉम्प्लीमेंट लगाना चाहते हैं तो यहां बिना कॉम्प्लीमेंट ले लेना भैया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आपने लेट जैसा भी किया वैसा क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, फाइनल। चलिए इसके बाद क्या आया? इसके बाद बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पीए दिया, पीबी दिया, यूनियन दिया हुआ है और बी सच दैट ए निकालना है। ऑब्जेक्ट पहले नजर बनाओ, बी सच दैट ए का मतलब हुआ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए। गायब कौन है भाई? गायब है, इंटरसेक्शन गायब है, लेकिन यूनियन मिला हुआ है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? वो होता है पी ए प्लस पी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है भाई, तो ए इंटरसेक्शन बी को इधर ले आओ, तो आपके पास पी ए कितना आ गया? 1/3, पी बी कितना आ गया? 3/4, यूनियन कितना आ गया? 11/12। एलसीएम ले लेते हैं अपन 12, कितनी बार हुआ भाई? ये हो गया 4 टाइम, ये हुआ 3 तो 9 और 11, ये 13 माइनस 11 मतलब 2/12 मतलब 1/6। ओके, 1/6। अब यहां पर चलते हैं, 1/6 इसकी वैल्यू रख दीजिए, और पी ए कितना है? 1/3। मुझे लगता है कैंसिल आप कर सकते हैं, 3 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, आंसर कितना हो गया? 1/2। बहुत सिंपल क्वेश्चन प्रॉपर्टी का, मतलब इस बार कोई हॉरर मूवी नहीं बनी, प्रॉपर्टी में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कहीं पर भी। मतलब आपका पेपर बहुत इजी बना सारा का सारा। तो आपके पास क्वेश्चंस करने के लिए काफी जगह बनी है, तो आप सब ने क्वेश्चंस किए होंगे। आई होप सबके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आने वाले हैं, ये मैं जानता हूं। तो आप सबको ध्यान रखना है, आप सब आगे अपना जो कैरियर है उस पर मूव करें आराम से। द प्रॉपर्टी दैट इज लीप ईयर, लीप ईयर का मतलब हुआ 366 डेज, और अपन जानते हैं 52 वीक्स आपके पास हो गए, तो 364 डेज निकल गए, 2 डेज बचे। मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है। यस, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7। और चूंकि क्या पूछ रहा है? मंडे आने की पूछ रहा है, तो मंडे यहां भी आया और यहां भी आया। हम जानते हैं लीप ईयर के लिए आंसर्स क्या होता है? फिक्स है, 2/7। 53 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है भैया? 2/7। नॉर्मल ईयर के लिए आपके पास बनती है 1/7। तो आपको ध्यान रखना है, लीप ईयर का क्वेश्चन था, लीप ईयर के हिसाब से क्वेश्चन को करना था। चलिए फिर आया, इफ ए नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर इज मल्टीप्लाई ऑफ 3 and 4, दोनों से होना चाहिए। आप देखिए इसने क्या लिखा? 3 and 4 मतलब बोथ। क्वेश्चन किसका हो गया? बोथ का हो गया। तो आपको यहां पर बोथ के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को करना है, 3 and 4। तो आप डायरेक्ट निकाल लीजिए। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है? 3 into 4 कितना हुआ? 12। और हमारा हिंदुस्तानी मेथड क्या कहता है कि 50 में जरा 12 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 50/12, तो ये आएगा 4 पॉइंट समथिंग। तो ऐसे नंबर केवल 4 ही होंगे हमारे पास, ठीक है ना। कौन कौन से होंगे? 12 होगा, 24, 36 एंड 48। इसके अलावा कोई नंबर होगा क्या जिसमें दोनों से डिवाइड होता है? आई थिंक नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। तो 4, और आपके पास टोटल नंबर कितना है? 50। तो इसको केवल सॉल्व करना था आपके पास, किस क्वेश्चन के लिए? 3 and 4 के लिए। तो 4/50 मतलब 2/25। क्वेश्चन सिंपल से सिंपल करके अपने को करना आना चाहिए। यस,
तो आपको ध्यान में आ गया होगा, क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस में से रहा है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, प्रोबेबिलिटी के सारे क्वेश्चंस बहुत इजी आए हैं, ठीक है। इफ 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, जैसे ही 3 कॉइन्स की बात आई तो कॉइन्स का आप सैंपल स्पेस बनाना चाहिए, एच एच एच, टी टी टी, फिर एच एच टी, एच एच, बीच में टी, टी एच एच, फिर यहां पर टी टी एच एच और एच, टी 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 और टी। तो आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ गेटिंग 2 हेड टुगेदर, 2 हेड्स की बात कर रहा है, 2 हेड्स यहां पर भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी, और कहीं नहीं है। आंसर सिंपल है, 3/8। यस, क्वेश्चंस बहुत इजी बने हैं, यस। और ये सारा का सारा प्रोबेबिलिटी यहां आकर फिनिश हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी में कोई बहुत पैनिक वाले क्वेश्चंस नहीं आए, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन दोनों जगह के लिए मार्क कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको डिस्पर्शन का क्वेश्चन माने, आप चाहें तो इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन माने, दोनों जगह में ये डिमांड करता है। जब फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल्स गिवन है, फर्स्ट क्वार्टाइल्स आर गिवन 56.50, थर्ड क्वार्टाइल्स आर गिवन 77.50, और क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूडी। आप किसी भी जगह काउंट करें कोई फर्क नहीं पड़ता, Q3 माइनस Q1, Q3 प्लस Q1 इंटू 100, तो Q3 कितना है 77.50 माइनस 56.50 अपॉन 77.50 प्लस 56.50 इंटू 100। जरा कैलकुलेट कर देते हैं भैया, 77.50 माइनस 56.5 कितना आ गया, ये तो 21 आ गया दिखता है भैया, और फिर 77.5 प्लस 56.5 ये आ गया 134 इंटू 100। तो क्या करूं भाई, 2100 डिवाइड 134, ओहो आंसर सेलिब्रेट हो गया 15.67, वाओ आंसर आ गया भाई। तो आपका आंसर आते ही तो बिल्कुल चेहरा चमक जाता है, यस, ठीक है ना। हाँ, यस का सेलिब्रेशन हमारा हमेशा चलता रहा है, तो हम उस चीज को हमेशा साथ में रखते रहते हैं, बड़ा कॉन्फिडेंस देता है ये वर्ड, तो आप सबको भी हमेशा ध्यान में रहेगा, यस। तो 86 हमारा हो गया, और ये क्वेश्चन किसका हो गया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर देखिए आगे आते हैं हम लोग, स्क्यूनेस, कितना सिंपल क्वेश्चन, स्क्यूनेस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, सिमेट्रिकल होता है, और सिमेट्रिकल होता है तो यहां पर स्क्यूनेस कुछ होगी क्या, नहीं होगी, जीरो स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या हो जाएगी, जीरो स्क्यूनेस हो गई भैया, तो यहां पर स्क्यूनेस है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो फिर क्या करें, जीरो सेलिब्रेट कर देते हैं हम इसको। इफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है e की पावर माइनस m, m की पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। तो आप देखिए यहां पर x की वैल्यू कितनी है, एक तरफ है 2 माइनस m, m2 फैक्टोरियल 2, e की पावर माइनस m, m3 फैक्टोरियल 3, और क्या पूछ रहा है, देन वेरिएंस ऑफ, वेरिएंस का मतलब m की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए यहां पर कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है मुझे, क्या कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, फिर m स्क्वायर से m कैंसिल हुआ तो m बच गया, क्या बचा भैया, तो ये हो गया 2m और ये आ गया 6, तो m बराबर कितना आ गया 3, यस। तो आपका आंसर बन गया। मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन भी, जो चैप्टर है अपना थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वहां के क्वेश्चंस भी बहुत इजी हमारे पास आए हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के लिए यहां कोई बहुत जगह नहीं बनी है। चलिए फिर हम आते हैं आगे, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस के साथ, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिल्कुल फॉर्मूला था, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं लगी, ठीक है। लेकिन अगला क्वेश्चन सोचना पड़ेगा इसके बारे में। सोचना क्यों पड़ेगा, द स्पीड ऑफ n नंबर्स ऑफ बाइक्स फॉलोज ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ही कोई क्वेश्चन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, हम इस ग्राफ को ले आते हैं विद मीन इज 83 किलोमीटर, मीन आपके पास आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 9.4 किलोमीटर पर आवर। हो सकता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है तो मुझे नहीं ध्यान में है कि डेटा यही थे या नहीं थे, इसके बारे में हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसा जैसा क्वेश्चंस आया वैसा क्वेश्चंस हमने किया, उसके हिसाब से हमें लगता है कि आईसीआई ने इसका आंसर नहीं दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बाइक पिक्ड एट रैंडम इज ट्रैवलिंग एट मोर देन 95 किलोमीटर पर आवर। 95 डेफिनेटली इधर होगा और प्रोबेबिलिटी इसकी पूछी जा रही है।
बात समझ में आ रही है? और जेड की वीकनेस क्या है? जेड हमेशा मिड से काम करता है, तो जेड के लिए फॉर्मूला बना x माइनस एक्स बार अपॉन सिग्मा। इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम गए तो हमारे पास कितना निकल करके आया? 95 माइनस 83 अपॉन 9.4। तो जरा मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूं, तो 12 डिवाइड 9.4, ये मेरे पास आया 1.2765। और इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास, वो कुछ वैल्यू कुछ अलग आने वाला है। तो आपको यहां पर समझना है, आई थिंक 1.8980 ये वैल्यू आएगी, ठीक है। और ये वैल्यू पूछ रहा है इसकी, ठीक है ना। इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी कितनी? वो आएगी 0.89, लगभग 0.89। और चूंकि 0.89 है, उसको 1 में से माइनस करना होगा, तो हमारे को जब 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर आपको यहां में से किसी में नहीं दिखाई देगा। तो हमारे हिसाब से जो इसका आंसर बन रहा है वो बन रहा है 0.1087, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करोगे, जो पूरी प्रोबेबिलिटी फाई 1.27 की कहलाएगी, फाई 1.2765 की जो प्रोबेबिलिटी कहलाएगी, उसको आप क्या करोगे? 1 में से माइनस करोगे, ठीक है। और 1 में से माइनस करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? 0.10087। तो आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में हमें लगता है कि आंसर्स अवेलेबल नहीं था, तो वेरीफाइड आंसर हमारे हिसाब से ये होना चाहिए। और ये चूंकि पॉसिबल भी दिखता है, 0.1587 हमारे पहले ऑप्शन में है, तो आपने देखा 0.10087 हो सकता है प्रिंटिंग में हो, या जिन्होंने मेमोरी बेस्ड ये पेपर भेजा है वहां मिस्टेक्स हुई होगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमारे को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए फिर उसके बाद आते हैं हम लोग बड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस पर। डिफरेंट क्वेश्चंस हमारा कैसा है भाई? द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन 4x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। और क्या निकालना है? कोरिलेशन कोफिशिएंट। पहले आपको x और y का इक्वेशन x ऑन y ऑन x पता होना चाहिए, और हमने इसका एक चेकिंग मेथड बना रखा है 9/16। मैजिक बॉक्स मैंने हमेशा बताया है क्लासरूम्स में, उसी को मैं फॉलो करते हुए बता रहा हूं। लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब ये x ऑन y है और ये y ऑन x है। x ऑन y का मतलब bxy यहां से निकलेगा, कितना निकलेगा आपके पास? bxy, तो -3/4। और यहां से byx निकलेगा, वो निकलेगा -3/4। तो r क्या हो जाएगा? चूंकि दोनों वैल्यू माइनस में है तो माइनस में ही आना चाहिए आंसर। 3/4, 3/4। तो 3/4 और 3/4 का मतलब वो 9/16। और फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो माइनस का 0.75, और आंसर में अवेलेबल है माइनस का 0.75। तो मुश्किल नहीं है, आराम से होने लायक क्वेश्चंस था, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आप सबने भी किया होगा, और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस में से ये क्वेश्चंस माना जाएगा। चलिए फिर आगे आते हैं हम लोग। द रिग्रेशन इक्वेशन, ओहो, रिग्रेशन इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, 5x प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। याद हो तो मेरे वर्ड्स को याद करो। लास्ट टाइम जब क्वेश्चंस दिया था आईसीआई ने, वहां पर 2 रिग्रेशन लाइंस उन्होंने दी और उसका मीन निकलवाया। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वो रिग्रेशन लाइंस नहीं थी, ठीक है। रिग्रेशन लाइंस के फंडामेंटल होते हैं, सिग्नेचर प्रॉपर्टीज वहां फॉलो होनी चाहिए थी, और सिग्नेचर प्रॉपर्टीज फॉलो होती हैं तो x ऑन y और y ऑन x की रिग्रेशन लाइंस होती हैं, ठीक है। दिसंबर का पेपर हमने जब डिस्कस किया तो उस पेपर में बताया भी आपको। अब यहां पर चूंकि रिग्रेशन लाइंस अवेलेबल हैं, चूंकि यहां पर bxy byx दोनों सब सेम साइन में आ रहे हैं, इसलिए पॉसिबल है, आगे मूव कर सकते हैं। मतलब आपको पता है कि जब 2 रिग्रेशन लाइन होती है तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? मीन के पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो सिंपली अपने को वैल्यू ट्राई करनी थी, तो जैसे ही आप रखेंगे 1 रखेंगे और यहां पर -1 रखेंगे प्लस 1, तो ये 0 आ गया, क्वेश्चन हो गया। यहां पर भी 1 रखा, यहां पर आपने -1 रखा प्लस 1, ये भी 0 आ गया, मतलब वेरीफाई हो गया। आंसर क्या बन गया? सी आंसर आपके पास हो गया। चाहे तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हैं, चाहे और किसी भी मेथड से कर सकते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। चलिए ये क्वेश्चंस भी हमारा हो गया। उसके बाद आपको byx दिया हुआ है, bxy दिया हुआ है। कितना सिंपल क्वेश्चन, r पूछ रहा है। r क्या होता है भैया? bxy इंटू byx।
साइन जैसा होगा वैसा रहेगा, 0.46 एंड 0.5। तो मैं क्या करूं, 0.46 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर उसका अंडर रूट ले लेता हूं, तो कितना आया 0.479। तो आंसर हो गया 0.48। यस, अवेलेबल आंसर है। इसका मतलब ये भी कोई मुश्किल नहीं आया। 93, ये कोरिलेशन रिग्रेशन की पोजीशन है। आपने देखा बहुत हैवी क्वेश्चंस नहीं है, और इसीलिए बीएमआरएस का पेपर इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इजी बना है। यस, चलिए फिर आइए बड़ा स्पेशल क्वेश्चन जिसके आंसर्स में मुझे डाउट लग रहा है। द कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन द रैंकिंग ऑफ फॉलोइंग 6 स्टूडेंट मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। आप देखिए 3, 5, 8, 4, 7 और 10। यहां पर है 6, 4, 9, 8, 1 और 2। सबसे पहले तो मैथमेटिक्स का रैंकिंग दे देते हैं और फिर स्टैट्स का रैंकिंग देते हैं। दोनों की रैंकिंग्स को देना जरूरी है। सबसे पहले देखें तो यहां पर ये 1 आ गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 यहां पर 5 एंड 6। फिर यहां पर स्टैट्स में देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। डी निकाल लेते हैं तो -3, 0, -1, -3, यहां पर 3 और यहां पर 4। टोटल 0 आना चाहिए, मतलब सही है। हमने जो भी किया सब सही है। डी स्क्वायर 9, 0, 1, 9, 9 और 16। जरा इस सब का टोटल कर देते हैं। ये 27 तो एक साथ होता हुआ दिख रहा है, 1 हो गया और 16 हो गया, 44। फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं, 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर n स्क्वायर -1। तो मेरे पास आया 1 - 6 इंटू 44 और 6, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 - 1। तो मैं जरा इसको कैलकुलेट कर देता हूं, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 - 44 अपॉन 35। अब जरा 44 डिवाइड 35 करते हैं तो ये आता है 1.257142। और जब मैं इसको माइनस करूंगा, आपको समझना क्या पड़ेगा, माइनस करूंगा तो रिजल्ट मेरा माइनस में आना चाहिए, -0.2571, और जो कि आंसर में नहीं है। इसीलिए हमने कहा है कि आंसर्स आपके पास मिसिंग है, और आंसर मिसिंग है तो कहां क्या मार्क्स मिलना चाहिए इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ये अपने को समझ में आना चाहिए कि आंसर मिसिंग लग रहा है। हो सकता है मेमोरी बेस्ड बना उसमें मिसिंग हो सकता है, या एक्चुअल पेपर में भी हो, मुझे नहीं ध्यान में है। तो आप सबको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 95, पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x एंड y। हम जानते हैं ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस xy अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन y, और चूंकि ये ऑप्शन ए में है आपका आंसर हो गया। फिर आइए, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंस्ट्रक्टेड द इंडेक्स नंबर बाय लेस्पैयर मेथड। आज भी मैंने टेलीग्राम पर डालकर आप में से बहुत सारे बच्चों से पूछा था इसके एक्चुअल डेटा क्या है, जो अवेलेबल हो पाए उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। लेस्पैयर के लिए जब हमें आंसर करना होता है, लेस्पैयर के लिए जब आंसर करना होता है तो हम क्या करते हैं, P1Q0 और P0Q0 इंटू 100। इसके हिसाब से P1Q0 मेरे पास 96 है और P0Q0 है 73 इंटू 100। तो 9600 डिवाइड 73, तो ये मेरे पास निकल करके आया 131.5068। तो आई हो आंसर 131.51 होना चाहिए, जो कि अवेलेबल है। तो अपने को समझ में आ सकता है कि अवेलेबल आंसर्स में है, इसका मतलब वेरीफाई हो गया ये क्वेश्चंस। तो आपको ध्यान में आए, क्वेश्चंस बहुत हैवी नहीं है, बहुत आराम से होने लायक। और सबसे बड़ी बात, आज जो क्लासरूम्स मैंने आपको यहां पर दिया है उसकी टाइमिंग्स के हिसाब से भी देखें तो ये आपके टाइमिंग्स में होने लायक क्वेश्चंस है। विच इंडेक्स मेजर्स द चेंज फ्रॉम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, मंथ टू मंथ इन द कॉस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस ऑफ द टाइप ऑफ बोट बाय ए टाइपिकल हाउसहोल्ड की बात कर रहा है, मतलब एक कंज्यूमर की बात कर रहा है। एक्चुअल आंसर क्या बनता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, क्योंकि वो है नहीं, उसके लिए रिटेल प्राइस इंडेक्स, ये भी सुटेबल वर्ड्स है, तो अपने को ध्यान में रखना है। इसके लिए आंसर चला जाएगा रिटेल प्राइस इंडेक्स। फिशर इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड आइडियल इंडेक्स नंबर। आइडियल इंडेक्स नंबर हम इसलिए बोलते हैं
क्योंकि ये यूनिट, टाइम और फैक्टर तीनों को सेटिस्फाई करता है, तो उससे रिगार्डिंग कौन सा हमारे पास बनता है, बोथ फैक्टर एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट ये सेटिस्फाई करता है, ये आंसर चला जाएगा। इफ लेस्पायर इंडेक्स इज 119 और पाशे इज 112, फिशर क्या होता है, फिशर होता है भैया लेस्पायर और पाशे, लेस्पायर और पाशे, इसका ज्योमेट्रिकल मीन निकाला जाए। तो लेस्पायर हमारे पास आया 119 और पाशे आया 112 और इसका अंडर रूट कर दीजिए तो ये आएगा 115.446। तो आई होप 115.45 ये आंसर लिया जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत इजी था ये भी। फिर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इन प्राइस इंडेक्स व्हेन ए न्यू कमोडिटी इज रिक्वायर्ड टू बी एडेड। जब भी अपने को एडेड करना हो न्यू कमोडिटी को, मतलब ऐसा बोल सकते हैं जब एक सीरीज में बहुत सारी सीरीज को मिलाना हो तो वहां पर हम किस चीज का यूज करते हैं, स्प्लिसिंग। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडेक्स इज यूज, हम स्प्लिसिंग का यूज करते हैं। यहां पर दो अलग अलग कमोडिटीज में कोई सीरीज चल रही है, उसको अगर जोड़ करके एक नई सीरीज बनानी हो तो ये भी किया जा सकता है, तो स्प्लिसिंग में हम ये कर सकते हैं। तो आपने देखा ये सारा का सारा जो पेपर निकल करके आया बड़ा इजी पेपर था। तो आपने देख लिया होगा कि इन सब के अंदर क्वेश्चंस बहुत हैवी नहीं आए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लगभग फंडामेंटल ऑफ स्टैट्स के केवल 4 क्वेश्चन थे। सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्शन लगभग 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन। तो इसके कारण से ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है, और आप सबके रिजल्ट्स के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबका रिजल्ट्स बड़ा पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरह के जो बड़े कॉन्फिडेंस देने वाले जो आपके पास ये मैटर आपके पास बना है, इसको लाइक और शेयर करना ये आपका काम है, आपको करना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये बात सबसे लास्ट में बोली है, ठीक है ना। तो अपने जूनियर्स, अपने जो मिलने वाले दोस्त हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़े इस कैरियर को लेकर के। सीए कैरियर बड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से हम कर सकते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ किया जा सकता है। ठीक है, आई होप आप सबका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, और आने वाले दूसरे सारे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में बनेगी। यस, तो आप सबको ध्यान में आ गया होगा और आंसर्स आपको मिल गए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी कंट्रोवर्सी आंसर और क्वेश्चंस पे रहती है तो उसके लिए अपन समझ सकते हैं, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड होने के कारण से हमने अपनी बेस्ट ओपिनियंस के हिसाब से ये सारा कुछ दिया है। बाकी सब आपके अच्छे भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप सब इंटर में हमारे साथ सब जगह कहीं ना कहीं जुड़ेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। आप सबके अच्छे भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। यस।